हेलो और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम अब आसाने में। दोस्तों, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग और उसके साथ ही लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 16, जहां पर हम लोग बात करेंगे विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग क्लास शुरू करें, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट की, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्लास से रिलेटेड जो भी नोट्स है वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए आज ही क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्लास को शुरू करने से पहले हम लोगों को बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी है कि आखिर विशेष वर्ग क्या होता है और विशेष प्रावधान क्या होता है और इसको संविधान में हमारे रखा क्यों गया है, क्या इसको रखना ज़रूरी था या नहीं। तो इन सारी सवालों के जवाब आज हम लोग पता करेंगे और साथ ही हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश का विकास होने के बावजूद समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पीछे रह गए, इसका कारण क्या रह गया और क्यों इनको विकास की धारा में शामिल नहीं किया गया या ये छूट गए, जो भी रीज़न है। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि विशेष वर्ग क्या होता है और उसके बाद समझेंगे कि विशेष प्रावधान क्या होते हैं। अगर बात करें विशेष वर्ग के बारे में तो ये ऐसे समाज के सदस्य होते हैं, यानी कि समाज के ऐसे लोग होते हैं जो या तो ऐसा जीवन जी रहे होते हैं जैसे कि आदिवासी जीवन जी रहे होते हैं, या उनकी जनसंख्या जो है बिखरी हुई है और राज्य के किसी एक कोने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी आम लोगों की होनी चाहिए या होती है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो विकास की धारा में पीछे रह गए हैं और का जो सामाजिक और आर्थिक विकास है वो नहीं हो पाया है, और इन्हीं को बोला जाता है विशेष वर्ग। तो समाज के ऐसे सदस्य यानी कि समाज के ऐसे लोग जिनकी अधिकांश जनसंख्या आदिवासी जीवन व्यतीत करती है, उनकी आबादी बिखरी हुई है, उनके पास संसाधनों की कमी हो या दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है, हालांकि इसके और भी आधार हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आधार मैंने लिया है इसमें यह है कि ऐसे लोग जो आदिवासी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि एक तरह से सामाजिकरण से दूर हैं और उनका उतना सामाजिकरण या उतना आर्थिक और नैतिक विकास नहीं हो पाया है जितना समाज के अन्य वर्गों का हुआ है, और इसीलिए इनको विशेष वर्ग का दर्जा दिया गया है। और इनकी जो आबादी है बिखरी हुई है, यानी कि जो इनकी आबादी है वो सामूहिक रूप से यानी कि एक सामाजिक रूप से नहीं रह पा रहे हैं और ना हो उनको वो फैसिलिटीज़ मिल पा रही है जो आम लोगों को मिलती है, और इनके पास इसके साथ ही संसाधनों की भी कमी होती है। संसाधनों की कमी मतलब सबसे पहली चीज़ तो यही रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एजुकेशन हो गया है ना, फाइनेंस अवेयरनेस हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का भी इनके पास अभाव रहता है और ये दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो ऐसे को दुर्गम क्षेत्र बोला जाता है। तो विशेष वर्गों को इसी श्रेणी में रखा गया है कि ऐसे लोग जो आदिवासी जीवन व्यतीत करते हैं या जिनकी आबादी जो है एकत्रित नहीं रह पा रहे हैं, वो किसी कारणवश दूर दूर जाके रह रहे हैं, यानी कि समाज के साथ घुल मिलकर नहीं रह पा रहे हैं या उनको रहने नहीं दिया रहा है, कारण जो भी हो, लेकिन ऐसे लोगों को जो है विशेष वर्ग का दर्जा जो है राज्य यानी कि संविधान देता है। इसके बाद है विशेष प्रावधान, और ये विशेष प्रावधान क्या होता है। तो विशेष प्रावधान से तात्पर्य उन प्रावधानों से है जो किसी वर्ग या समूह विशेष के उत्थान के लिए उनके निवास क्षेत्रों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, तो विशेष प्रावधान ऐसे क्षेत्रों को या फिर ऐसे वर्ग समूहों को बोला जाता है जिनका विकास नहीं हो पाया है, यानी कि वो जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं उन क्षेत्रों का उतना विकास नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था, और इसीलिए उनको जो है एक विशेष क्षेत्र या विशेष वर्ग का दर्जा दे दिया जाता है, जिससे वहाँ पर जो प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं वो राज्य के नियंत्रण में आ जाती हैं, और वहाँ पर जो ज़्यादातर कार्रवाइयाँ होती हैं वो वहाँ के लोकल लोगों द्वारा की जाती है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो विशेष प्रावधान से तात्पर्य ऐसे प्रावधानों से है जो किसी वर्ग समूह या विशेष समूह को उत्थान के लिए उनके निवास क्षेत्रों को अनुसूचित जाति यानी कि SC या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ठीक है, घोषित किया जाता है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को ही घोषित कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि
मान लीजिए ये इंडिया का नक्शा है, हालांकि ऐसा नहीं होता बट मैंने फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे बना दिया है। और यहाँ पर है झारखंड, ठीक है। तो झारखंड जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों को चुनकर, यानी कि पूरे झारखंड को नहीं बल्कि झारखंड के ऐसे क्षेत्रों को जहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी लोग या आदिवासी जीवन जो है लोग व्यतीत करते हैं, उन क्षेत्रों को क्या करता है, राज्य जो है उन क्षेत्रों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, जिससे उनके विकास के लिए अलग से कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उनके लिए जो है अलग से प्रावधान किए जाते हैं। तो अगर बात करें कि वर्तमान में ऐसे कौन कौन से समूह हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे जो क्षेत्र हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और उड़ीसा। तो इन राज्यों में ऐसे क्षेत्र ढूंढे गए हैं या पाए गए हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं संविधान में। और ऐसे जो क्षेत्र हैं इनका कैसे चुनाव किया जाता है और कैसे क्या किया जाता है, तो यहाँ पर जो है जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति को अपना एक प्रतिवेदन देता है कि हमारे राज्य में ये क्षेत्र जो हैं काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और आप इनके विकास और उत्थान के लिए इनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कीजिए। तो फिर राष्ट्रपति उनके प्रतिवेदन पर गौर करता है और वहाँ पर अपनी जो भी है जांच वाच करके वहाँ पर क्या है उन्हें अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा देता है। इसके बाद जब किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो वहाँ विकास कार्य हेतु स्थानीय आदिवासी सलाहकारी परिषद का गठन किया जाता है। तो जब ऐसा किसी क्षेत्र का चुनाव होता है जहाँ पर आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा है और उन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, तो वहाँ पर फिर विकास संबंधी कार्यक्रम के लिए एक सलाहकारी परिषद गठन किया जाता है और इस सलाहकारी परिषद को स्थानीय आदिवासी सलाहकारी परिषद कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है स्थानीय आदिवासी सलाहकारी परिषद के परामर्श पर राज्य का राज्यपाल निर्णय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी विकास संबंधी कार्य होंगे तो उसके बारे में जो आदिवासी सलाहकारी परिषद है यानी कि जो परिषद बनाया गया है वो जो होगा उसके लिए राज्यपाल को परामर्श देगा और फिर राज्यपाल इसके परामर्श पर यानी कि जो परिषद है इसके परामर्श या सलाह पर वहाँ पर विकास कार्यक्रम करता है। और यहाँ पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के कहने पर नहीं चलता, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है जब हम लोग राज्यपाल पढ़ रहे थे तो राज्यपाल जो है वही करता है जो मंत्रिपरिषद करती है। लेकिन ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर आदिवासी सलाहकारी परिषद होती है वहाँ पर राज्यपाल के पास ये विशेष अधिकार आ जाता है कि वो मंत्रिपरिषद की बातों को इग्नोर करते हुए इस परिषद के सलाह पर कार्य कर सकता है और यहाँ पर विधि निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों के लिए एक कानून बना सकता है राज्यपाल। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि राज्य विधानमंडल का कौन कौन सा कानून यहाँ प्रभावी नहीं होगा। यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र चुने गए हैं तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वह राज्य विधानमंडल को ये निर्देश दे सकता है कि आपके ये कानून जो हैं वो इन क्षेत्रों में नहीं प्रभावी होंगे, यानी कि उन क्षेत्रों पे लागू नहीं होंगे, क्योंकि वो जो है समाज की धारा से पिछड़े हुए हैं और उनका सामाजिक और आर्थिक नैतिक विकास के लिए उन्हें अभी इन सब चीज़ों में नहीं डालना चाहिए। इसलिए जो है वो लोग अलग रखते हैं इन सब चीज़ों को। इसके बाद है संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। बिल्कुल किया गया है और इससे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें है सबसे पहला अनुच्छेद 341 और इसमें बताया गया है राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्यपाल से परामर्श करके किसी भी धर्म, जाति, मूल वंश के सदस्यों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राज्यपाल अगर उसके पास सिफारिश भेजता है कि आप हमारे क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में इन व्यक्तियों को जो है अनुसूचित जाति का दर्जा दीजिए, राष्ट्रपति फिर क्या करता है उसकी बात पर गौर करता है और फिर वो अपना कार्य आगे संसद को देता है और फिर संसद जो है उसे संबंधी कानून बनाती है। तो इसमें बताता है कि किंतु इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। ठीक है, तो राज्यपाल जो है वो प्रतिवेदन देगा राष्ट्रपति को और ठीक है ना, राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और राष्ट्रपति जो है संसद में कानून बनाने के लिए कह सकता है मंत्रिपरिषद को। और ये जो सलाह होगी राष्ट्रपति की संसद को वो संसद पर बाध्यकारी नहीं है, ये संसद के विवेक पर कार्य करता है कि वो इस पर कानून बनाना चाहती है या नहीं।
ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 342, राष्ट्रपति को अधिकार है कि राज्यपाल से परामर्श करके किसी धर्म, जाति, मूल वंश के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करता है तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति के समूह को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कर सकता है। लेकिन ये जो कानून बनाने का अधिकार होगा यहाँ पर भी संसद को है। तो जो सदस्य हैं उनको दर्जा देने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है और उसके संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। यानी कि जो मान्यता देने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है और जो विधि बनाने का यानी कि कानून का अधिकार है वो संसद के पास है। इसके बाद है अनुच्छेद 239 और इसमें बताया गया है अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास के लिए अनुसूचित जाति आयोग का गठन का प्रावधान। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जो शेड्यूल कास्ट यानी कि जो अनुसूचित जाति हैं उनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर क्या है एक आयोग का प्रावधान किया गया है जिसे अनुसूचित जाति आयोग कहा जाता है। ठीक है ना, और इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 239(2) और इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए और उनके विकास के लिए अनुसूचित जाति आयोग, यहाँ पे आप सुधार लीजिए एक चीज़, ये जाति नहीं बल्कि ये जनजाति आयोग। ठीक है, तो ये जो है ये जनजाति आयोग है ना। तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास के लिए अनुसूचित जाति का आयोग का गठन करने का जो प्रावधान है वो उसका अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। इसके बाद है अनुच्छेद 270 और अनुच्छेद 270 में है केंद्र सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण एवं विकास के लिए भारत की संचित निधि से अनुदान दे सकती है। तो जो केंद्र सरकार है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो सदस्य हैं उनके कल्याण और विकास के लिए किस प्रकार से उनका आर्थिक और शैक्षणिक कल्याण और विकास हो सके, इसके लिए जो है भारत की संचित निधि से अनुदान देने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। इसके बाद है अनुच्छेद 161 और इसमें बताया गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण एवं विकास के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में एक मंत्री का प्रावधान और इसमें अन्य राज्यों को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे वो नहीं लिखा मैंने, लेकिन आप ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है एक मंत्री के गठन का भी प्रावधान है उस जनजाति क्षेत्र के कल्याण के लिए। इसके बाद है अनुच्छेद 46 और इसमें बताया गया है राज्य का कर्तव्य है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए शिक्षा एवं आर्थिक विकास करें। ठीक है, तो इनके विकास के लिए शिक्षा का विकास करना ज़रूरी है और इनका आर्थिक और सामाजिक विकास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है विशेष वर्गों के लिए सदनों में आरक्षण, यानी कि जो ये विशेष वर्ग हैं तो इनके सदस्यों के लिए जो सदन होते हैं, जैसे सेंटर में जो है संसद होता है और संसद में क्या राज्यसभा और विधानसभा और राज्यों में विधान परिषद और राज्य विधानसभा। ओके, इनमें जो है इन विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 330 और इसमें बताया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान और जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट का जो है आरक्षण अभी वर्तमान में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 332 में जो है राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ सीटों का आरक्षण किया गया है। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है इनके लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 3% सीटों का आरक्षण किया गया है। इसके बाद है आरक्षण की अवधि क्या होगी। तो जब इन आरक्षणों की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त ये जो आरक्षण था उसको सिर्फ और सिर्फ 10 वर्षों के लिए रखा गया था, लेकिन 10 साल जैसे ही बीतते उसके बाद संसद द्वारा इसको आगे बढ़ा दिया जाता था और वो परंपरा जो है अभी भी चली आ रही है। तो अभी ये जो है आरक्षण की अवधि है ये 2020 में परिवर्तन करके इसे 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए। 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा इस आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है और इसे 2030 तक कर दिया गया है।
नियुक्तियों में आरक्षण, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि उनको सदनों में आरक्षण है, यहाँ तक कि नियुक्तियों पर भी आरक्षण है, ठीक है। तो अनुच्छेद 335 में है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि सरकारी नियोजन में SC और ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण प्रदान करें। तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सरकारी नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आरक्षण प्रदान करें। इसके बाद अनुच्छेद 16(4) में जो है इनको आरक्षण दिया गया है और इसमें SC और ST के लिए जो आरक्षण है मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और जैसे ही ये इनका मौलिक अधिकार बना तो इसमें अब ये प्रावधान भी जुड़ गया है कि जो आरक्षण है ये उनका मौलिक अधिकार है और उन्हें इनसे वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बाद अनुच्छेद 15(5) और अनुच्छेद 15(5) में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया गया है और जिसमें इन सदस्यों को विशेष आरक्षण दिया जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने मौलिक अधिकारों में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, तो आप वो क्लासेस ज़रूर देखिएगा, शुरू की क्लासेस। ठीक है ना। इसके अलावा आंग्ल भारतीयों के लिए भी विशेष प्रावधान है। तो सबसे पहले आंग्ल भारतीय क्या होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। तो आंग्ल भारतीय मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे देश में जो है काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन था और जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों को हमारा देश छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो यहाँ से नहीं गए और यहाँ भारत में ही रहना उन्होंने उचित समझा। तो जो लोग भारत में रह गए यानी कि जो अंग्रेज भारत में रह गए, उन अंग्रेजों को भारत की नागरिकता मिली और उनको बोला गया आंग्ल भारतीय, ठीक है। और इनके बारे में पहला प्रावधान ये है, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। 333 अनुच्छेद में विधानसभा में भी इनके लिए आरक्षण का प्रावधान है और अनुच्छेद 336 में ये प्रावधान किया गया है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को केंद्रीय सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो उनकी सेवाओं में उनको अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता। यानी कि अगर वो उनमें दावेदारी करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं और फिर उसका पद लेना चाहते हैं, तो अगर वो योग्य हैं तो वो पद ले सकते हैं। इसके लिए इनको मना नहीं किया जा सकता। इसके बाद है OBC, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है और इसमें है अनुच्छेद 340 और इसमें बताया गया है कि OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाएगा और इस आयोग को कहा जाता है OBC आयोग यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके बाद है 102वां संविधान संशोधन और ये जो है 2018 में किया गया था और इसके अंतर्गत क्या किया गया कि एक आयोग जो है OBC आयोग, उसको संवैधानिक मान्यता दिया गया, ठीक है। तो जो अब OBC आयोग यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो एक संवैधानिक आयोग बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ी चीज़ें जानने को मिली। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। और साथ ही अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो क्लास के नोट्स हैं वो अपलोड किए जाते हैं और वो आपको वहीं पर मिलेंगे। और आप अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो वेलकम है आपका वहाँ पे। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।